प्रणाम दोस्तों। तो हम हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे थे शब्द भंडार। तो अब हम आज पढ़ेंगे निर्माण या गठन की दृष्टि से शब्द भंडार। निर्माण या गठन की दृष्टि से शब्दों के तीन भेद किए गए। निर्माण या गठन की दृष्टि से शब्दों के तीन भेद किए गए। कौन कौन? तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द तथा योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द, रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनकी ध्वनियों को, रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनकी ध्वनियों को अलग करके कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता है या जिनकी व्युत्पत्ति ज्ञात ना हो। रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनकी ध्वनियों को अलग करके कोई अर्थ नहीं निकलता तथा जिसकी उत्पत्ति या व्युत्पत्ति कैसे हुआ उसको ज्ञात नहीं कर सकते, रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे हाथ, पेट, किताब इत्यादि। यौगिक शब्द, तो यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं। जो शब्द रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं तथा जिनका अर्थ दोनों अर्थों के अर्थ जुड़ने से निर्धारित होता है। जिनका अर्थ दोनों रूढ़ शब्दों के जुड़ने से निर्धारित होता है वह यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे पुस्तक, पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय मिलकर बनता है पुस्तकालय। हथगोला, जलज इत्यादि। अब चलते हैं योग रूढ़ शब्द पर। योग रूढ़ शब्द, तो योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द हैं जो संरचना की दृष्टि से यौगिक है, संरचना की दृष्टि से यौगिक है, किंतु जिनका अर्थ एक विशेष रूप में रूढ़ हो चुका है। जिनका अर्थ एक विशेष रूप में रूढ़ हो चुका है। उदाहरण के लिए पंकज, पंकज शब्द का यौगिक दृष्टि से अर्थ होगा कीचड़ में जन्म लेने वाला। पंकज शब्द का यौगिक दृष्टि से अर्थ होगा कीचड़ में जन्म लेने वाला, किंतु इसका प्रचलित अर्थ है कमल, जो रूढ़ हो चुका है। इस प्रकार नीलकंठ इत्यादि शब्द भी इसी प्रकार के हैं। अब हम देखते हैं प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से शब्द भंडार। तो प्रयोग क्षेत्र के आधार पर शब्दों को प्रायः सभी भाषाओं में तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रयोग क्षेत्र के आधार पर शब्दों को प्रायः सभी भाषाओं में तीन भागों में विभाजित किया जाता है। सामान्य शब्द, पारिभाषिक शब्द तथा अर्ध पारिभाषिक शब्द। तो प्रयोग के आधार पर तीन भागों में कौन कौन? सामान्य शब्द, पारिभाषिक शब्द तथा अर्ध पारिभाषिक शब्द। तो सामान्य शब्द क्या है? सामान्य शब्द वे हैं जो सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त होते हैं। सामान्य शब्द वे हैं जो सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त होते हैं। इन शब्दों का निश्चित और वस्तुनिष्ठ अर्थ होना आवश्यक नहीं होता है। सामान्य शब्द का अर्थ निश्चित और वस्तुनिष्ठ होना आवश्यक नहीं होता है। संदर्भ के परिवर्तन के साथ ये शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हो जाते हैं। संदर्भ के परिवर्तन के शब्द, सामान्य शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त इनके संबंध में एक और विशेष बात यह भी है कि इनका अपने नज़दीकी शब्दों से अंतर निश्चित नहीं होता। सामान्य शब्द का अपने नज़दीकी शब्दों से अंतर निश्चित नहीं होता है। इन दोनों पक्षों को इन उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है। यहाँ राम के बारे में अच्छा लड़का कहा जा रहा है, लेकिन अच्छा मैं जाता हूँ, इसमें अच्छा और इसमें अच्छा देख सकते हैं। और यहाँ देखेंगे मैं अच्छा हूँ आप कैसे हैं, मैं अच्छा हूँ आप कैसे हैं। तो उपरोक्त तीनों वाक्यों में अच्छा शब्द का प्रयोग हुआ है, किंतु तीनों संदर्भों में ही इसका अर्थ अलग अलग है। पहले संदर्भ में इसका अर्थ एक चारित्रिक विशेषता के रूप में है,
राम अच्छा लड़का है, इसमें अच्छा चारित्रिक विशेषता को दर्शाता है। दूसरे संदर्भ में एक अलविदा सूचक शब्द के रूप में है। यहाँ दूसरे शब्द अच्छा मैं जाता हूँ में अच्छा एक अलविदा सूचक शब्द के रूप में है, तथा तीसरे संदर्भ में यह शारीरिक स्वास्थ्य को सूचित करने के लिए आया है। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं, तो इसमें अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य को सूचित करने के लिए आया है। एक ही शब्द का ऐसा बहुआयामी प्रयोग उसे सामान्य शब्द बनाता है। अब हम इसी का एक और उदाहरण देखते हैं। राम तथा सीता वनवास के लिए गए। राम व सीता वनवास के लिए गए। राम और सीता वनवास के लिए गए। राम एवं सीता वनवास के लिए गए। उपरोक्त सभी वाक्यों में तथा और व एवं जैसे शब्द परस्पर पर्यायवाची बनकर आए हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से कोई भी दो शब्द पूर्ण पर्यायवाची नहीं हो सकते। ये शब्द भी संदर्भों के साथ बदल सकते हैं। पर सामान्यतः हम यह देख सकते हैं कि इन शब्दों के अर्थों में कोई विशेष अंतर नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये शब्द आमतौर पर एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। यह सामान्य शब्दों की ही दूसरी प्रवृत्ति है। ये शब्द आमतौर पर एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। यह सामान्य शब्दों की दूसरी प्रवृत्ति है। तो आगे देखते हैं। आगे है पारिभाषिक शब्द। दूसरा है पारिभाषिक शब्द। तो पारिभाषिक शब्द वे शब्द हैं जिनका अर्थ और संदर्भ पूर्णतः परिभाषित होता है। जिसका अर्थ और संदर्भ पूर्णतः परिभाषित होता है पारिभाषिक शब्द कहलाता है। ये शब्द किसी खास संदर्भ में प्रयुक्त होता है और प्रयुक्ति के संदर्भ में इनका अर्थ एकदम निश्चित व वस्तुनिष्ठ होता है। प्रयुक्ति के संदर्भ में पारिभाषिक शब्द का अर्थ एकदम निश्चित व वस्तुनिष्ठ होता है। प्रत्येक शब्द या क्षेत्र के अपने अपने प्रत्येक विषय या क्षेत्र के अपने पारिभाषिक शब्द होते हैं। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार है। अर्थशास्त्र से संबंधित होता है संपत्ति, आपूर्ति। राजनीति में पारिभाषिक शब्द है सत्ता, प्राधिकार, गणतंत्र, नियम, अधिनियम। दर्शन शास्त्र के पारिभाषिक शब्द है रहस्यवाद, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। इतिहास के पारिभाषिक शब्द है सामंतवाद, राष्ट्रवाद, मनसबदारी, पूंजीवाद। भौतिकी के पारिभाषिक शब्द है बल, ऊर्जा, ध्वनि। तो ये सभी पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ एकदम निश्चित व वस्तुनिष्ठ होता है। तो आगे देखते हैं क्या है अर्ध पारिभाषिक शब्द। अर्ध पारिभाषिक शब्द वे शब्द हैं जो किसी संदर्भ में पारिभाषिक शब्द बन जाते हैं तो किसी अन्य संदर्भ में सामान्य शब्दों की तरह व्यवहार करते हैं। अतः जो शब्द संदर्भ बदल जाने से पारिभाषिक से सामान्य या सामान्य से पारिभाषिक में रूपांतरित हो जाए, वह शब्द जो संदर्भ बदल जाने से पारिभाषिक से सामान्य या सामान्य से पारिभाषिक रूप में रूपांतरित हो जाए, उसे अर्ध पारिभाषिक शब्द कहा जाएगा। उदाहरण के लिए, मेरा बल इस बात पर है कि तुम सफल हो सको। हंसते हंसते मेरे पेट में बल पड़ गए। क्षेत्र जितना सीमित होगा बल उतना ही अधिक होगा। उपरोक्त उदाहरणों में पहले में दो बल शब्द सामान्य शब्द है। उपरोक्त तीनों उदाहरणों में पहले दो उदाहरण में बल सामान्य शब्द के रूप में है, जबकि तीसरे उदाहरण में यह बल शब्द पारिभाषिक रूप में है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखा जा सकता है, मेरी मांग पूरी करो। और या फिर दूसरा उदाहरण है,
मेरी मांग पूरी भरो, मेरी मांग पूरी करो या मेरी मांग पूरी भरो। उपरोक्त उदाहरणों में पहले वाक्य में मांग शब्द का पारिभाषिक प्रयोग है, जबकि दूसरे वाक्य में मांग शब्द सामान्य शब्द है। तो अब शब्द भंडार की दृष्टि से ये जो सामान्य, पारिभाषिक और अर्ध पारिभाषिक शब्द है उनकी समीक्षा करते हैं। तो उपरोक्त वर्गीकरण में विशेष दोष नहीं है। इसकी एकमात्र समस्या यह है कि एक ही शब्द ऐसा भी हो सकता है जो कई क्षेत्रों में एक साथ पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है। तो उपरोक्त वर्गीकरण में विशेष दोष नहीं है, लेकिन एकमात्र समस्या यह है कि एक ही शब्द ऐसा भी हो सकता है जो कई क्षेत्रों में एक साथ पारिभाषिक शब्द के रूप में कार्य करता है या प्रयोग होता है। ऐसी स्थिति में यह तय करना कठिन हो जाता है कि वह शब्द मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित है। उदाहरण के लिए, यह वस्तु किस धातु की बनी है। दूसरा उदाहरण, धातु के माध्यम से क्रिया का ज्ञान होता है। उपरोक्त दोनों वाक्यों में धातु शब्द का प्रयोग पारिभाषिक अर्थ में है, पर पहला प्रयोग रसायन शास्त्र या भौतिकी के संदर्भ में है, जबकि दूसरा भाषा विज्ञान के संदर्भ में। इन सीमाओं के बावजूद यह वर्गीकरण सामान्य, पारिभाषिक या अर्ध पारिभाषिक व्यावहारिक रूप से मान्य है। अब हम परिवर्तनीयता की दृष्टि से शब्द भंडार को देखते हैं। तो परिवर्तनीयता का अर्थ है परिवर्तित होने की क्षमता। इस दृष्टि से भाषा के सभी शब्दों को दो भागों में बांट दिया जाता है। तो परिवर्तनीयता की दृष्टि से शब्दों को दो भागों में बांट दिया जाता है। तो कौन कौन है? तो पहला विकारी शब्द तथा दूसरा अविकारी शब्द। परिवर्तनीयता की दृष्टि से शब्दों को दो भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द है जो हर स्थिति में समान बने रहते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द है जो हर स्थिति में समान बने रहते हैं, जबकि इसके विपरीत विकारी शब्द वे शब्द है जो काल, लिंग, वचन आदि के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। तो विकारी शब्द वे शब्द है जो काल, लिंग, वचन आदि के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। तो सबसे पहले विकारी शब्द को देखते हैं। तो विकारी शब्द वे शब्द हैं जो लिंग, वचन या काल आदि के परिवर्तन से बदल जाते हैं। हिंदी में चार प्रकार के विकारी शब्द मिलते हैं। हिंदी में विकारी शब्द कितने प्रकार के मिलते हैं? तो 4। उन्हें तथा उनके परिवर्तनशील रूप को, अर्थात विकारी शब्द तथा विकारी शब्द के परिवर्तनशील रूप को हम निम्नलिखित उदाहरणों से देख सकते हैं। तो संज्ञा में देखें, संज्ञा परिवर्तन, सर्वनाम में परिवर्तन, विशेषण में और क्रिया में। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में विकारी शब्द बदल जाते हैं। जैसे संज्ञा में ये लड़का से लड़के की संरचना में, या लड़की से लड़कियां, सर्वनाम में वह से वे, वही इत्यादि। विशेषण में काला से काले, काली इत्यादि संरचना में बदल जाते हैं। क्रिया में जाता है तो जाता है, जाते हैं, जाती है इत्यादि में बदल जाते हैं। तो अब हम विकारी शब्द के बाद अविकारी शब्द को देखते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द हैं जो किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द हैं जो किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होते हैं। प्रत्येक लिंग, वचन तथा काल में इनकी एक सी संरचना बनी रहती है। अविकारी शब्द निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किए गए हैं। तो कौन कौन है?
तो क्रिया विशेषण शब्द और विकारी शब्दों को विभाजित किया जा सकता है क्रिया विशेषण शब्द के रूप में, योजक या समुच्चय बोधक शब्द के रूप में, या संबंध बोधक शब्दों के रूप में, और विस्मयादि बोधक शब्द के रूप में। तो क्रिया विशेषण शब्द, तो क्रिया विशेषण शब्द वे विशेषण है, क्रिया विशेषण शब्द वे विशेषण है जो संज्ञा की नहीं बल्कि क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो क्रिया विशेषण शब्द वे विशेषण है जो संज्ञा की नहीं बल्कि क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे धीरे चलना, चलना क्रिया है और क्या उसकी विशेषता क्या है, धीरे। तो धीरे चलना में धीरे शब्द चलना क्रिया का विशेषण है। योजक या समुच्चय बोधक शब्द वे शब्द हैं जो दो वाक्यों या उपवाक्यों या शब्दों को जोड़ता है। योजक या समुच्चय बोधक शब्द वे शब्द हैं जो दो वाक्यों या दो उपवाक्यों या दो शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे और तथा या किंतु इत्यादि। संबंध बोधक शब्द, तो संबंध बोधक शब्द वे शब्द हैं जो वस्तुओं या व्यक्तियों के आपसी संबंधों को व्यक्त करते हैं। संबंध बोधक शब्द वे शब्द हैं जो वस्तुओं या व्यक्तियों के आपसी संबंध को व्यक्त करते हैं। जैसे के लिए, के बिना इत्यादि, के लिए, के बिना इत्यादि। विस्मयादि बोधक शब्द, तो विस्मयादि बोधक शब्द वे शब्द हैं जो विस्मय को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे अरे, उफ, वाह इत्यादि। संक्षेप में हिंदी की शब्द संपदा उपरोक्त शब्दों का ही समष्टि या समग्रता है। संक्षेप में बोले तो शब्द संपदा उपरोक्त शब्दों की ही समष्टि या समग्रता है। हिंदी की शब्द संपदा काफ़ी विस्तृत है तथा तेजी से विकसित होते हुए उस बिंदु पर पहुंचने का प्रयास कर रही है जहां हिंदी संपूर्ण भारत की राजभाषा बनकर राष्ट्रीय एकीकरण की सूत्रधार बन सके। तो दोस्तों, हमने शब्द भंडार में शब्द के सभी प्रकार को पढ़ लिए हैं। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।